बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 जुलाई 2022 और आज की इस वीडियो में 21 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और इस श्रृंखला के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इस श्रृंखला के सारे वीडियो जितने भी चैनल पर अपलोड हुए हैं ये आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आपको मिलता है वो बेहतर क्वालिटी का होता है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम इस सीरीज के अंतर्गत बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं को एकदम से विश्लेषण सहित आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस श्रृंखला को रेगुलर देखें, यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम आज के पिछले वीडियो के प्रश्न पे, ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक बार पुनः आपको बता दूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वर्ष 2021 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिकांक हमने अभी हाल ही में लॉन्च किया था। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए भी एक ऑफर भी आया हुआ, तो ऑफर का भी वहां पर आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि हमारे जितने भी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह होते हैं सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। और अभी 67वीं बीपीएससी और साथ ही साथ बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। हजारों विद्यार्थी यहाँ पर इसे ज्वाइन किए हुए, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से परख सकते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जस्टिस एस.के. कटरियार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और पूर्व जस्टिस पी सिंह द्वारा किया गया। हालांकि यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना, इस पुस्तक को पटना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सुधीर कुमार कटरियार द्वारा लिखा गया है। ये जानकारी यहाँ से कि इस पुस्तक का नाम है 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं जस्टिस एस.के. कटरियार, जिनका पूरा नाम आपको याद रखना है सुधीर कुमार कटरियार। और इस पुस्तक का जो विमोचन अभी हाल ही में हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और पूर्व जस्टिस पी सिंह द्वारा किया गया है। इन सब के अतिरिक्त इस पुस्तक के विषय वस्तु की बात किया जाए तो इस पुस्तक में न्यायपालिका के स्वर्णिम इतिहास के साथ साथ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। ध्यान रखेंगे, बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक जानकारी ये भी ध्यान रखिए, पटना हाईकोर्ट की बात आई है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न कई बार पहले समय में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ऐड करना था कि पटना हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है। अब इस पॉइंट को हम आपसे प्रश्न के तौर पर पूछ रहे हैं, देखते हैं कितने लोगों को पता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा पटना हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है। हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। ध्यान रखिए, हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के तत्वाधान में पटना के चिड़ियाघर में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है और इसका उद्घाटन बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार द्वारा किया गया है। ये जानकारी आपको ध्यान रखना, वर्तमान में बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार जो है, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में ये बिहार का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया राजधानी पटना में। और आपको ये ध्यान रखना, पटना के चिड़ियाघर में ये खोला गया है। अब यहाँ पे बात करें, कुछ और भी पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना यूरोपियन यूनियन और जर्मनी की एक संस्था GIZ के सहयोग से किया गया है। हालांकि इसी तरह के लैब देश के 4 राज्यों में बनाने की योजना है। अब ये योजना क्या है, इसकी घोषणा कब हुई थी, ये सारी बातें यहाँ पर हमने आगे लिख दिया है। दरअसल क्लाइमेट चेंज की समस्या को लेकर के वर्ष 2015 में पेरिस समझौता परियोजना के तहत देश के 4 राज्यों जिनमें कि हरियाणा, गुजरात, केरल और बिहार में जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है। और इसी कड़ी में अभी हाल ही में बिहार में खुला ये पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, और ये राजधानी पटना के पटना जू में खुला है, जिसे कि संजय गांधी जैविक उद्यान के भी नाम से जाना जाता है।
अब यहाँ पे देखिए बात है चिड़ियाघर की, तो पटना में बिहार का पहला चिड़ियाघर है, जबकि वहीं पे दूसरे चिड़ियाघर की बात करें तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया के रानीगंज में प्रस्तावित है। और इसी तरह के कुछ और भी प्रश्न है, जैसे कि अभी हाल ही में घोषणा हुआ था कि बिहार का पहला मंकी पार्क का निर्माण किया जाना है और ये अररिया जिले के औराई हिंगना में होगा। औराई हिंगना वही स्थान है जहां पर फणीश्वर नाथ रेणु जो कि महान साहित्यकार थे उनका जन्म हुआ था। उसी स्थान पर, उसी गांव में कह सकते हैं, बिहार का पहला मंकी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। और भी कई सारी जानकारी है जो हमने समय समय पर आपको दिया है। आई होप कि आप ये सारी चीजों को याद रखेंगे। चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय संसदीय संघ का 65वां सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया जाएगा और इसमें बिहार के कौन व्यक्ति भाग लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजय कुमार सिन्हा। विधानसभा के भी स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा, जो कि इसमें सम्मेलन में भाग लेंगे। ध्यान रखिए राष्ट्रीय संसदीय संघ का 65वां सम्मेलन कनाडा के हैलिफैक्स में 20 से 26 अगस्त 2022 तक प्रस्तावित है। इसी दौरान यहाँ पर ये आयोजित होगा और इसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी भाग लेंगे। ये जानकारी यहाँ से देखिए, आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, और इनके साथ झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी हिस्सा लेंगे। तो ये भी जानकारी यहाँ से देखिए, पड़ोसी राज्य झारखंड से भी कह सकते हैं रविंद्रनाथ महतो झारखंड की तरफ से भाग लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कनाडा में होने वाले इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण में विधान मंडलों की भूमिका, उसे जनता के अधिक नजदीक ले जाने और विधान मंडलों में महिलाओं की सहभागिता आदि विषयों पर यह सम्मेलन आयोजित होगा। जो कि आपको ये ध्यान रखना, ये इसका 65वां संस्करण है और ये हैलिफैक्स कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना, ये कनाडा के हैलिफैक्स में 20 से 26 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। चूंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बिहार से संबंधित प्रश्नों को, तो ऐसे में बिहार से संबंधित जो बेसिक से फैक्ट है यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बार यहाँ से हमने आपको ये रिवाइज करा दिया है। ध्यान रखिए ये सारे बेसिक से फैक्ट जरूर है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर रखिए या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार पुनः इसे रिवाइज कर लीजिए। आपको ये लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये सारे बेसिक से फैक्ट याद होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में कौन 41वें विला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन के विजेता बने हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरविंद चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है अरविंद चिदम्बरम। आपको जानकर दे दूं कि भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम जुलाई 2022 में 41वें विला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन के विजेता बने हैं। और उन्होंने अर्थात अरविंद चिदम्बरम ने आर्मेनिया के रॉबर्ट हवननिश्चान और भारत के रौनक साधवानी को हराया है। और यहाँ से ध्यान रखिए, इसमें कह सकते हैं आर्मेनिया के जो रॉबर्ट हवननिश्चान ये दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत की रौनक साधवानी ये तीसरे स्थान पर है। ये दोनों को पराजित कर अभी हाल ही में इन्होंने 41वें विला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन का खिताब अपने नाम किया है। ध्यान रखिए अरविंद चिदम्बरम को इस खिताब से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट को हमने यहाँ पर शामिल किया है, ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को देखिए। दरअसल आगे हमने ये लिखा कि हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने स्पेन में आयोजित गिजोन शतरंज मास्टर्स जीता है। ये जानकारी आपको 1 से 2 दिन पहले ही दिया गया था। आई होप कि आपको ये बातें याद होगी। और डी गुकेश की बात करें तो डी गुकेश भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर थे। अब अगले पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमने यहाँ पर शामिल किया है, ध्यानपूर्वक से देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ अर्थात फीडे के अनुसार 44वां शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता भारत में 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई तमिलनाडु के निकट महाबलीपुरम में आयोजित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये फीडे के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो आपको ध्यान रखना 44वां शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता ये भारत में कह सकते हैं चेन्नई तमिलनाडु में 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित होगा। ये जानकारी नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में जापान सरकार ने देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिंजो अबे को भी हाल ही में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश की सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राई एसेंथेमम से सम्मानित किया, जो कि जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान का नाम यानी कि थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन आपको याद रखना है, इसका नाम है द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राई सेंथेमम। ये इसका नाम है, जो कि अभी हाल ही में मरणोपरांत जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया है। यहाँ पर आगे हमने ये लिखा कि शिंजो अबे यह सम्मान पाने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों की सूची में शिगोरू योशिदा,
इसाकू सातू और यासुहिरो नाकासोन को यह सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये चीजें ध्यान रखें, ये इस सम्मान को प्राप्त करने वाले शिंजो अबे, यानी कि जो सम्मान दिया गया, ये चौथे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। शिंजो अबे से रिलेटेड एक जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले बताया था। शिंजो अबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। नोट कीजिएगा, पद्म विभूषण सम्मान भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब यहाँ पे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की चर्चा हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे स्थान पे बात करें तो दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता है पद्मश्री। जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान-ए-पाकिस्तान। तो ये सारे जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चूंकि बात हुई है जापान की, तो जापान से रिलेटेड कुछ बेसिक से फैक्ट हमने यहाँ पर शामिल किया है। ये सारे आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जापान की बात करें तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और साथ ही साथ जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। यह द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है और इसके निकटतम देशों की बात किया जाए तो चीन, कोरिया तथा रूस इसके निकटतम देश है। जापानी नागरिक जो होते हैं वहां पर अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है यानी कि जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। जापान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है टोक्यो और जापान में जो प्रमुख धर्म है ये बौद्ध धर्म है और यहाँ के जो 96% जो नागरिक हैं ये बौद्ध अनुयायी हैं। ये ध्यान रखें। जापान की जो राजभाषा यह है जापानी और यहाँ के सम्राट है नारुहितो। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा और जापान की विधानमंडल राष्ट्रीय डाइट कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कई बार विभिन्न पदों की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। जापान की विधानमंडल राष्ट्रीय डाइट कहलाती है, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। अभी हाल ही में बिहार एसएससी सीजल 3 की वैकेंसी आई थी और जो लोग मुख्य रूप से बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि यहाँ से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो साप्ताहिक फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर मिलेगा ये आपको विश्लेषण सहित मिलेगा। चीज़ों को आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे और ये साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। ये आगामी कर सकते हैं 6 महीने के अंदर या फिर हो सकता है कुछ समय और भी देरी हो। तो ये एग्जाम मान के चलिए 6 महीने आपके पास समय है। तो ऐसे में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। इस कोर्स के तहत आपको यहाँ पर पिछले 2 वर्ष का करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ ये आपके एग्जाम तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज साथ ही साथ करंट अफेयर्स अपडेट रखा जाएगा इस कोर्स के तहत बीपीएससी मेकर ऐप पर। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, इस करंट अफेयर्स में बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाएं शामिल होगी। विस्तृत चीजें जो आप यहाँ पर चैनल पर देखते हैं वही सारा नोट्स आपको ईबुक फॉर्मेट में प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा बिहार सामान्य अध्ययन की बात करें कि बिहार जीके की, तो वो भी नोट यहाँ से आपको मिलेगा। दोबारा कहीं से भी कोई भी बिहार जीके का नोट्स पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे फायदे आप इस कोर्स के तहत उठा सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जो बिहार एसएससी वाला कोर्स क्रिएट है आप बैनर पर क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला होगा हमारा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि मुरली श्रीशंकर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में मुरली श्रीशंकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। पुरुष वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद में इन्होंने फाइनल में अपना जगह बनाया। दरअसल उन्होंने अमेरिका में चल रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफिकेशन राउंड में 8 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। और इससे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पॉइंट हमने इसी संबंधित ऐड किया है कि इससे पहले अगर हम बात करें महिलाओं की कैटेगरी में तो अंजू बॉबी जॉर्ज विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी। ये जाने के अगर महिला कैटेगरी की बात की जाए तो अंजू बॉबी जॉर्ज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन अभी हाल ही में जो उपलब्धि हासिल हुई है ये मुरली श्रीशंकर के नाम हासिल हुई है और आपको ये ध्यान रखना पुरुषों की कैटेगरी में ये फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले एथलीट बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला होगा हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस देश ने रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट जारी किया है। तो अभी हाल ही में जो जारी हुआ है ये यूके के द्वारा यानी कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा अभी हाल ही में ये जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के मौसम कार्यालय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब यहाँ पर यह दर्शाया गया है या फिर आप लोग भी समझ सकते हैं कि जीवन के लिए जोखिम है, यानी कि जीवन के लिए खतरा। इस वजह से अभी हाल ही में ये अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट को जारी करने के कारण की बात करें तो वहां का बढ़ता तापमान ही इसका एक वजह है, जिस वजह से ये अलर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है। यूके में ऐसा पहली बार हुआ है जब तापमान
40 डिग्री तक पहुंच गया है। अब एक जानकारी ये भी दाना कि ब्रिटेन में गर्मी के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लुटन एयरपोर्ट का रनवे भी पिघल गया है। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है, ये खबरों में था। आज तक न्यूज चैनल पर यह दिखाया जा रहा था कि लुटन एयरपोर्ट जो कि ब्रिटेन में है, यहाँ पर जो कह सकते हैं रनवे है इस एयरपोर्ट पर, वो पिघल रहा है, इतनी गर्मी वहां पर पड़ रही है। अभी हाल ही में यूके से संबंधित एक प्रश्न बना था, आप लोग नोट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ये सारी जानकारी रिलेटेड है जो कि आपको याद रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक और किस देश की सरकार ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंगापुर। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिंगापुर की सरकार ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए साझेदारी की है, जिसके तहत समुद्री परिवहन और संसाधन एवं सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इन्हीं सब बिंदुओं पर यह केंद्रित होगा, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये समझौता किया गया है। अब यहाँ पर देखिए बात है एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी बैंक की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1966 में भी थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसकी स्थापना का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तेज करना ही इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर अगला है 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर को कितना कर दिया गया है? तो इसे घटाकर 0 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि मशीन या फिर पॉलिस्टर से बने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी से मुक्त है। हालांकि यहाँ पर एक कंडीशन ये ध्यान रखिए कि हालांकि कपास, रेशम, ऊन या फिर खादी के हाथ से बने राष्ट्रीय ध्वज को पहले से ही जीएसटी से छूट प्राप्त है। तो ये जानकारी ध्यान रखिए। अभी हाल ही में मशीन या फिर पॉलिस्टर से बने जो ध्वज होते हैं उसको इस जीएसटी टैक्स से या फिर कह सकते हैं जीएसटी दर से मुक्त किया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर जीएसटी की बात है तो जीएसटी के बारे में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जीएसटी का पूरा नाम होता है वस्तु एवं सेवा कर, जो कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उपयोग किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। इस कर के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया था और आधिकारिक तौर पर भारत में से 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये डेट ध्यान रखिए, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था। अगला 10वां प्रश्न के हाल ही में किस राज्य ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में EFIR सेवा का शुभारंभ किया है और इसके तहत पुलिस सेवा की 5 ऑनलाइन सेवाएं EFIR के तहत सम्मिलित की गई है। उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के बारे में कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर शामिल किया है कि उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ है और साथ साथ उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये सारे फैक्ट हमने आपको विस्तार से बताए हैं। आई होप कि आप यहाँ पर सारी चीज़ों को याद रखेंगे। आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। अगर आप यहाँ पर चीज़ों को बेहतर तरीके से देखेंगे, नोट तैयार करेंगे, तभी ये आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। तो प्रयास यही कीजिए कि रोजाना आपको वीडियो देखना है और जितना बेहतर हो सके आपको बेहतर से बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ों को रिवाइज करना है, तभी आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ से आपको खुद से ही समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। कुछ बातें ये भी है कि अगर करंट अफेयर्स के प्रश्नों की बात करें तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन होता है चीज़ों को आप पहली बार पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे करंट अफेयर्स में कि आप उसे पहली बार पढ़ रहे होते हैं, आपको लगता है कि एक बार पढ़ने से ये याद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय के बाद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद आप उसे भूलने लगते हैं। जब भी आपके पास समय हो तो ऐसे समय में आप इसका रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन जो होता है एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत उपयोगी होता है, तो रिवीजन आप लोग जरूर क्या कीजिए। अब यहाँ पे अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में एक व्यक्ति में दुर्लभतम ब्लड ग्रुप पाया गया है? दरअसल ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर इसे शामिल किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में ये दुर्लभतम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप मिला है। आपको जानकारी यहाँ पर ये दे दूं कि गुजरात में एक व्यक्ति में दुनिया का दुर्लभतम ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव पाया गया है। ये जानकारी यहाँ से दाने कि गुजरात में ये पहला मामला मिला है और इस ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये भारत का पहला मतलब ये मामला है और साथ साथ दुनिया का ये 10वां व्यक्ति है जिसके पास ये EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया का ऐसा 10वां व्यक्ति है और भारत का ऐसा पहला व्यक्ति है जिसके पास ये EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप है।
ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो मानव में 4 तरह के ब्लड ग्रुप कॉमन पाए जाते हैं। एक तो होता है ए, बी, AB और O, जबकि EMM नेगेटिव अति दुर्लभ रक्त समूह, मतलब कि एक रेयर प्रकार का ब्लड ग्रुप है। अब इस ब्लड ग्रुप की बात करें तो इस ब्लड ग्रुप यानी कि इस रक्त समूह में रक्त की लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन नहीं पाया जाता है, और इस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति किसी अन्य रक्त समूह के शख्स को यानी कि व्यक्ति को ना तो खून दे सकते हैं और ना ही खून ले सकते हैं। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप की चर्चा करते हुए हमने जानकारी दिया था कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। यहाँ पर नजर डालिए, AB वाला जो मतलब ग्रुप होता है, AB वाला जो समूह होता है, ये किसी भी मतलब ग्रुप वाले से अपना ब्लड मतलब ले सकते हैं, मतलब ब्लड ले सकते हैं। जबकि बात करें इस कैटेगरी का, O कैटेगरी की बात किया जाए तो ये किसी भी कैटेगरी को अपना रक्त दे सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि AB जो मतलब रक्त समूह है ये सर्वग्राही होता है, जबकि O जो होता है सर्वदाता होता है। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसी प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये सम्मान अभी हाल ही में दिया गया दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP के राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हें यह पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न पे जाने से पहले ध्यान रखिए, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है। विस्तृत तौर पर यह जानकारी आपको दिया गया था और ये क्यों घोषित किया जाता है, कंप्लीट चीजें आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।